गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। पिछले क्लास में स्टैंडर्ड 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में हम स्टडी किए थे, जिसमें जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कितना टाइप का होता है और उस केमिकल रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो कोई भी इक्वेशन क्या होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो केमिकल इक्वेशन को जिस मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी मेथड या a process which represent the chemical reaction by the help of word and symbol is known as chemical इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो वह मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी इसका दो मेथड होता है, एक होता है वर्ड इक्वेशन यानी एक वर्ड के द्वारा और एक सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक में क्या होता है, वर्ड में क्या होगा कि जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन गिव वाटर। यानी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा और इसका सिंबल क्या हो जाएगा कि जब H2+O2 मिलेगा तो तुम्हारा क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है यानी केमिकल इक्वेशन होता है नोट में, यानी केमिकल जो इक्वेशन होता है उसमें दो चीज प्रेजेंट रहते हैं। यानी हमेशा रिएक्टेंट इज रिटेन in any reactant is written in LHS of arrow। यानी हमेशा रिएक्टेंट को एरो के LHS में लिखते हैं और प्रोडक्ट इज रिटेन in RHS of arrow। यानी प्रोडक्ट को हम RHS में लिखते हैं और रिएक्टेंट को हम LHS में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे H2+O2 है तो H2 आया, ये N2+O2 है तो तुम्हारा N2+H2 है तो ये NH3 आया। ये तुम्हारा क्या होता है, पहले जानते हो, ये तुम्हारा क्या होता है प्रोडक्ट और ये तुम्हारा क्या होता है रिएक्टेंट। तो हमेशा रिएक्टेंट के एरो के लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को हमेशा एरो के राइट साइड में लिखते हैं। उसके बाद तुम्हारा ये आ गया। उसके बाद है कि जो केमिकल इक्वेशन होता है वो तुम्हारा दो टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम एस्केलेटेड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको हम एस्केलेटेड इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस क्या होता है, तो नंबर ऑफ atom in reactant side and product side
इक्वल हो जाएगा। यानी अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल रहेगा तो उसको बैलेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ये CaSO4 है और प्लस Zn है, तो क्या होगा ZnSO4 प्लस Cu। तो उस कंडीशन में अगर रिएक्टेंट साइड में देखेंगे, यानी रिएक्टेंट साइड ये है तो कॉपर कितना है 1 है, सल्फर कितना है 1 है, जिंक कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड तो इधर भी जिंक कितना है 1, सल्फर कितना है 1, कॉपर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अनइक्वल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे अनबैलेंस। जैसे H2 है प्लस O2 है, तो ये तुम्हारा H2 आता है, तो उस कंडीशन में ये रिएक्टेंट साइड है, तो उधर क्या है कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, और ये प्रोडक्ट साइड है तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम क्या होगा इक्वल नहीं ना होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे अनबैलेंस या स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज चेंज टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कौन दिया था एंटोनी लेब्वाइजर ने दिया था। तो इसने क्या बताया था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो अनबैलेंस इक्वेशन होगा उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता है, इसलिए उसको बैलेंस कर देते हैं, तो उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल क्या होता है मास ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसमें पूछता है कि अनबैलेंस को बैलेंस में क्यों चेंज करते हैं, तो ड्यू टू क्या आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको कौन दिया था तो एंटोनी लेब्वाइजर ने दिया था। अब यहाँ पे आता है कि हाउ टू केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इंफॉर्मेटिव, यानी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव यानी अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने वाला कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है, बाय राइट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट लिख के, जैसे सॉलिड रहेगा तो इसको S लिखना, लिक्विड रहेगा तो उसको L लिखना, गैस रहेगा तो उसको G लिखना, एक्वस रहेगा तो उसको EQ लिखना। एक्वस का मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें वाटर नहीं हो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो यहाँ पे H2 प्लस O2 है इक्वल H2O, तो इसके साइड में क्या लिख देंगे, एक गैस है तो गैस, यहाँ भी गैस, और ये तुम्हारे क्या है लिक्विड है तो लिक्विड आ गया। उसी तरह यहाँ पे NaCl, तो जब इसके एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं
तो क्या आता है Na और प्लस Cl2 आता है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, NaCl एक्वस आ गया, सोडियम तुम्हारा सॉलिड आ गया, और ये तुम्हारा क्या आ गया, गैस आ गया। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा कि पहले स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिख लेना। तो जिसमें सॉलिड को S से, लिक्विड में L से, गैस को G से और एक्वस को ये Q से। एक्वस का मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी कराते हैं तो वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं। सेकेंड नंबर में आता है कि ए हीट चेंज को, यानी हीट अगर कहीं पे सप्लाई हो रहा है, यानी हीट में अगर चेंजिंग आ रहा है तो इसको, तो अगर याद रखना कि अगर एरो के लेफ्ट साइड अगर हीट को लिखते हो तो इसका मतलब है कि वहां पे हीट सप्लाई, यानी यहाँ पे हीट को हम दे रहे हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एरो के अगर लेफ्ट साइड हीट लिखा रहेगा तो समझ लेना वो क्या है, इंडोथर्मिक है। और यहाँ पे अगर एरो के राइट साइड अगर हीट लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझना कि वहां पे हीट रिलीज कर रहा है, और वो कौन सा रिएक्शन होगा, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक में हीट सप्लाई होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। जैसे एग्जांपल में अगर CaCO3 है प्लस हीट है तो ये क्या होगा, CO प्लस CO2 होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं, उसके बाद ये ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अगर C6H12O6 है और प्लस O2 है तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O और प्लस हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर में राइट द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है उसको लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो बताए थे कि AgCl है, इसको सनलाइट के कंडीशन में रखेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, Ag प्लस Cl2 होगा। उसी तरह H2 प्लस N2 है, उसको अगर निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये करेंगे तो क्या होगा, NH3 का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे CaCO3 है या अगर यहाँ पे NaCl है और इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, Na प्लस Cl2 होगा। तो इस रिएक्शन को देख के क्या पता चल रहा है कि ये जब भी होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ये जब भी होगा तो निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, और ये जब भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। तो अगर कोई इक्वेशन है, अगर इक्वेशन को देख के अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन ले सके तो उसके लिए कितने स्टेप है, तो 3। तो फर्स्ट क्या है कि स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखेंगे, हीट चेंज है, और थर्ड तुम्हारा क्या है, जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे है कि हाउ टू चेंज ऑन बैलेंस टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी कोई केमिकल रिएक्शन है उसको अनबैलेंस से बैलेंस में क्यों कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दो मेथड होता है, एक होता है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है बाय ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा। तो यहाँ पे हम 10th क्लास में हीट एंड ट्रायल मेथड ही पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा हमको 11th में पढ़ना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कैसे होगा, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो उस कंडीशन में कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एक सिंपल से देखो कि जैसे Na है प्लस O2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Na2O हुआ। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड, और ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पे
सोडियम कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पे सोडियम कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के दोनों को इक्वल करेंगे एटम को। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इधर वाले से इधर में मल्टीप्लाई, इधर वाले से इधर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सोडियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोडियम इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बट याद रखना कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, तो ये इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। बट अब चेंज क्या हो गया कि इधर सोडियम तुम्हारा कितना हो गया 2 2 जा 4 सोडियम हो गया। तो 2 2 जा 4 है, लेकिन इधर सोडियम कितना है 2 है, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो हम देखो इधर भी सोडियम 4, उधर भी सोडियम 4, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया। अगर मान लो MgOH का होल ट्वाइस है प्लस HCl है, तो ये क्या होगा MgCl2 होता है और प्लस H2 होता है। तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, तो इधर इधर Mg कितना है तो 1 है, इधर क्लोरीन कितना है तो 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है तो ये 2 है, और हाइड्रोजन कितना है तो 2 और 1 3 है। इधर देखेंगे तो Mg कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तब यहाँ पे देखो इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर भी 1, क्लोरीन इधर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर इधर से उधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इधर, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया कि मैग्नीशियम और क्लोरीन हो गया। अब ऑक्सीजन पे देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर भी 4 हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अगर मान लो कि तुम्हारा HNO3 है और प्लस CaOH का होल ट्वाइस है, तो ये क्या बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O बनेगा। तो उस कंडीशन में इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो NO3 कितना है, ऐसे लिखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ पे NO3 यानी नाइट्रोजन कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो 3 और 2 5 है, कैल्शियम कितना है तो 1 है, हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन कितना है तो 1 और 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कैल्शियम कितना है तो 1 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है तो 3 दूना 6 और 1 7 है, और हाइड्रोजन कितना है तो 2 है। तो हमको नाइट्रोजन पे ध्यान दो, पहले मेन एलिमेंट देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर पे ध्यान देते हैं। तो कैल्शियम तो ऐसे भी बैलेंस है, नाइट्रोजन पे आएंगे तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन क्या आ गया 2 आ गया, तो अब नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, तो ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे, ऑक्सीजन पे तो 3 दूना 6 और 2 8 ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 8, इधर देखेंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पे एक ही को है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 2 8 हो गया, इधर भी, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यानी इधर हाइड्रोजन 2 2 जा क्या हो गया 4, और इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी तुम्हारा क्या आ गया 4 ही आ गया। अगर मान लो यहाँ पे अगर NaOH है प्लस H2SO4 है,
तो यहाँ पे Na2SO4 और H और H क्या होगा H2O। तो यहाँ पे देखो इधर सोडियम कितना है 2 है, इधर सोडियम कितना है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 सोडियम हो जाएगा। और देखो सोडियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो गया तो बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर, तो देखो इधर भी एक सल्फर है, इधर भी एक सल्फर है, तो ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इधर तुम्हारा क्या है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन इधर भी 4 हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ का 4 ऑक्सीजन 6, तो यहाँ का 4 ऑक्सीजन यहाँ का 2 ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस तरह 15-20 से केमिकल इक्वेशन लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और अगर इस चैप्टर में अगर इस टॉपिक में यानी अनबैलेंस को बैलेंस करने में अगर तुमको प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे बता देना, फिर इस लेक्चर को क्या करेंगे रिपीट कर देंगे। अब ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब कोई भी बुक खोल के साइड बुक या एनसीईआरटी उसके सारे क्वेश्चन को टच करना, एक बार सेल्फ स्टडी करना, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।